आज हम बात करेंगे डॉक्टर आस्था गर्ग से, जो कि प्रेजेंटली अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल संगरूर में। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैम प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी मैम, मेरा नाम डॉक्टर आस्था गर्ग है। मैंने MBBS MS इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनाकोलॉजी की हुई है। इन साथ में मैंने IVF एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, ऑल्सो लेप्रोस्कोपिक सर्जन। तो मैं मोस्टली फीमेल जितने डिसऑर्डर्स होते हैं उसके साथ डील करती हूँ। राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एज यू हैव सेड कि दिल्ली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेरा अपना हॉस्पिटल है संगरूर में। वहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। इससे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं रही हूँ 5 years के लिए संगरूर में ही। वहाँ पे मैंने सर्व किया था लोगों को। मैम एक बहुत कॉमन डिजीज आजकल चल रही है PCOD, PCOS। जी मैम। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वेट गेन है तो हम जाते हैं, वो डॉक्टर आमतौर पे कह देते हैं कि आपको PCOD है। नाम तो सुना है लेकिन हमें इसके बारे में पता ही नहीं है कि है क्या ये। जी मैम, इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। PCOD एक तो पहली बात मैम, अगर मैं अपनी OPD देखती हूँ उसमें मोस्टली एडोलेसेंट गर्ल्स जो आती हैं पीरियड प्रॉब्लम्स के साथ, उसमें से 10 out of 6 girls they are facing the problem of PCOD. In fact, मतलब not just adolescent, young women also they are also facing the problem of PCOD. हम इसकी कोई एज भी है कि इस एज से बिल्कुल मैम, ये एडोलेसेंट गर्ल्स में होती है, लाइक 10 to you can say 18 years of age, एंड उसके बाद यंग एज में भी होती है, जैसे जिसकी वजह से पेशेंट्स इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स का मेनली कारण PCOD देखा गया है। एंड इस टाइम पे बहुत गंभीर चीज़ बनती जा रही है। इसका बेस है, ये हम स्टार्टिंग से ही बोलते हैं कि बचपन में ही बच्चे को ट्रीट करवा लो, उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। हम ट्रीट तो हम तभी करवाएंगे अगर हमें नॉलेज के बारे में अवेयरनेस हो। बिल्कुल मैम, नॉलेज होगी। मैम तो आप हमें थोड़ा विस्तार में बताएंगे कि PCOD है क्या, PCOS है क्या, इनमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल मैम, PCOD पहले मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। इट इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। हमारी फीमेल्स में यूट्रस होता है, ओवरीज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंडेदानी होती है। वो एवरी मंथ क्या होता है, उसमें से एक एग रिलीज होता है, वो फर्टिलाइज नहीं होता तो उससे पीरियड्स आ जाते हैं। अब PCOD में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। वो एक एग की बजाय बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल एग्स बन जाते हैं ओवरीज में, ओवेरियन डिसफंक्शन की वजह से, और जिसकी वजह से पीरियड्स की प्रॉब्लम पेशेंट्स में, और अदरवाइज हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, ये सब वेट गेन, एक्ने, जो हम बड़ा कॉमनली फीमेल्स में देखते हैं। लोग कहते हैं कि हार्मोनल चेंजेस है, नॉलेज नहीं होती तो हम बोलते हैं कि जवान हो रही है बेटी इसलिए हो रहा है। दैट इज़ नॉट द थिंग, दैट इज़ रियली अ इशू ऑफ कंसर्न कि आप देखो कि बच्चे के पीरियड्स कैसे आ रहे हैं, उसको कोई मेंटल ऐसे प्रेशर है, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ में। ऑन द अदर हैंड इसको कंफ्यूज किया जाता है PCOS से। PCOS एक वाइडर टर्म है, दैट इज़ अ सिंड्रोम, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यू कैन से इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। PCOD थोड़ी छोटी टर्म है, PCOS हम थोड़ा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है सिवियर फॉर्म को बोलते हैं। प्लस जैसे PCOD है ना, ये लाइफस्टाइल में, जैसे आजकल के बच्चे क्या हैं, फ़ोन्स, लैपटॉप्स उसको यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। डाइट क्या लेते हैं, चिप्स खा लिए, बाहर से खा लिया, अगर टिफिन्स में भी डालना है तो मम्मा मैगी डाल दो, पास्ता डाल दो, ऑल दैट थिंग्स। दीज ईटिंग हैबिट्स एंड प्लस द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यही फीमेल्स का मेन कारण है जिसकी वजह से उनको ऐसे PCOD की प्रॉब्लम हो रही है। ओके। तो PCOS के बारे में थोड़ी सी मैं लाइट डालना चाहती हूँ। इसमें ये सिंड्रोम है जिसमें ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, ऐसा आई हैव ऑलरेडी सेड। इसमें क्या होता है कि हमारे हार्मोनल सिस्टम में ही इम्बैलेंस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ओवरीज के लेवल पे एंड्रोजन्स क्या होता है, ओवरीज में एंड्रोजन्स ही ज़्यादा रिलीज होने लग जाते हैं। एंड्रोजन्स किसे कहते हैं, जो मेल सेक्स हार्मोन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है फीमेल्स में बाल्डनेस होनी, बाल कम होने, या हेयर मतलब ऑन ओवर द हेड बाल्डनेस होनी, और अदर एरियाज में थोड़ा हेयर ग्रोथ ज़्यादा होनी, तो उसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं। एक्ने हो जाता है। इनफैक्ट कि ये भी देखा गया है कि फीमेल्स में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम छोटी बच्चियों को देखी गई, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि इट इज़ अ मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर, इट इज़ अ सिस्टमिक डिसऑर्डर, हमारे फुल बॉडी के सिस्टम का डिसऑर्डर है PCOS।
तो मुझे ऐसा लगता है कि पीसीओएस में का ट्रीटमेंट जो मेनली हमारा होता है वो इट इज़ बाय डाइट, बाय एक्सरसाइज एज पीसीओडी, बट प्लस द मेडिकल मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी इन पीसीओएस. PCOD can be managed by this weight loss and the dietary management only, but PCOS को ट्रीट करने के लिए हमें बेसिकली मेडिसिन लेने की बहुत ज़रूरत होती है. हमें पीसीओडी छोटे बच्चों को हो ही ना, इससे हमें बच्चों के लिए क्या करना चाहिए छोटी उम्र से ही? छोटी उम्र से उनको ईटिंग हैबिट्स अच्छी सिखाओ, उनको घर का खाना, बेसिकली उनको सेडेंटरी लाइफस्टाइल मत दो, उनको कोई भी गेम्स में लगाओ, एक्सरसाइज, एनी एक्टिविटीज़. यही मेन कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस का. अगर ये सब बैलेंस रहेगा, वेट आजकल के बच्चे इतनी ओबीस होते हैं, अगर यही ओबेसिटी नहीं होगी, नॉर्मल वेट होगा, प्लस ईटिंग हैबिट्स अच्छी होंगी. हमारे वन मोर थिंग आई वांट टू हाईलाइट, दिस पीसीओडी इज ऑफ 2 टाइप्स ऑल्सो. अगर हम डीप में जाते हैं, बिकॉज अगर कोई मेरा ये सुनेगा वो ये बोलेंगे कुछ लोग कि हम तो बहुत पतले हैं लेकिन हमें भी पीसीओडी बोला डॉक्टर ने. तो ये भी होता है. इट इज़ वन काइंड ऑफ पीसीओडी, दैट इज लीन पीसीओडी. वन इज ओबीस पीसीओडी, जस्ट लाइक थायराइड. Exactly. One is a lean one is the obese one. Just like that. But obese one is a more common PCOD form. Lean one is there, but it is less common. In that, you can say the eating habits of the child is not good by the very beginning of her age. तो हम अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये बहुत सिंपल से टेक्निक्स हैं. अगर बच्चों को ये हैबिट्स डालेंगे. सिम्टम क्या है कि हम कहें कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसको पीसीओडी हो सकता है? बेसिकली फर्स्ट सिम्टम इज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी. वंस बच्चे को पीरियड्स आने शुरू हो गए, रेगुलर नहीं हो रहे हैं, वेट गेन करती जा रही है, कोशिश कर रही है, लूज़ नहीं हो रहा है, फेस पे एक्ने होता जा रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रही है, इट इज़ अ विशियस सर्कल. ये सर्कल सारा इंटरलिंक्ड है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस का. इसको कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा. वो टूटेगा कहाँ पे? वेट वाली साइड पे. अगर वेट ठीक है तो डाइटरी हैबिट्स वाली साइड पे. यही 2 मैं बार बार हाईलाइट करना चाहती हूँ. इन दोनों को ठीक कर लो, यू कैन बी फ्री ऑफ पीसीओडी. मैम, पीसीओएस कैसी बीमारी है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बाय बर्थ भी हो सकती है बच्चों में? बाय बर्थ तो नहीं मैम, इसको हम बोल सकते, या इट डू हैव जेनेटिक ट्रेट्स. जेनेटिक ट्रेट्स इसमें ज़रूर होते हैं, बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग. हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, लेकिन जेनेटिक ट्रेट्स प्ले अ मेजर रोल, बट इट्स नॉट एवरीथिंग. व्हेन इट कॉजेज अ इंसुलिन रेजिस्टेंस, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही ओबेसिटी होती है. अगर जेनेटिक ठीक है, व्हेन यू नो योर फैमिली इज सफरिंग, योर मदर, योर सिस्टर इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, then you should be very alert of your dietary, of your exercise habits, and about consulting the gynecologist. These all things you have to keep in mind. But if you say since it is a genetic disorder, I don't agree with this thing. It do have genetic traits, but it is not a fully a genetic disorder. It is decided by polygenes. Multiple genes play a role, but other factors also. If we control the other factors, we can be free of this thing. पीसीओडी, पीसीओएस जो है वो वुमेन फर्टिलिटी पे कितना इफेक्ट करती है? Ma'am, it has really a great impact on women fertility. Since this PCOD, see, fertility, what is fertility? Like when we conceive, it is by the hormones. And in PCOD, there is a hormonal imbalance only. Once the patient will have in PCOD, it is, as I have said, it is a milder form of PCOS. The patient will suffer from mild symptoms only. She can conceive by a minor treatments only. But in PCOS, patient will really need hormonal therapies, and sometimes in case patient may need IVF also, which is why IVF is so common right nowadays. You can say every 10 of the from every one of the infertile patients, they are getting the IVF treatments done out of 10. IVF के बारे में थोड़ी सी लाइट डालेंगे हमें? बिल्कुल मैम, इट इज़ अ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसमें ऐसा होता है मैम, द वंस हु आर नॉट एबल टू कंसीव ड्यू टू एनी फैक्टर्स, यू कैन से एनी मेल फैक्टर्स और फीमेल फैक्टर्स, और समटाइम्स इट इज़ नॉट इवन एक्सप्लेन्ड. Like we cannot find any problem in both the partners, but there is some compatibility issues or something like that. The couple decides to go for an IVF. It is like, you can say, the artificial insemination. It is we get the
samples of the female and the male, and we get the embryo outside, and we do the transfer of the embryo, and it grows inside the mother. That is all IVF. It is quite a vast topic, but like when the patient is not able to conceive naturally, it is a good way, but it also has less chances. Like you can say 60% or 40% is the chances of it. मतलब ये 100% नहीं है कि नहीं। IVF से It's not 100%. It's Okay. many a time it's a failure also, but we तो try our patients best. को ये समझना चाहिए कि IVF is not Mm, 100%. Exactly, ma'am. We always take the consents. We always हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर ने अच्छे से नहीं किया. नहीं मैम. अगर This फेलियर हो is जाता है, not so. देखो किसी का फेलियर हो जाता है तो वो बिल्कुल डॉक्टर में ही ब्लेम निकालता निकालते है हैं. बिल्कुल मैम. नहीं, कि एवरी नहीं डॉक्टर हुआ. राइट नाउ तो हाँ सब जी. एक्सप्लेन करते हैं. वी ऑलवेज टेल आवर पेशेंट्स हाँ इट जी. डज नॉट हैव 100% सक्सेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ओके. इसका कहीं पे भी नहीं है. मतलब हम लोग तो फिर भी 40 to 60% बोलते हैं. सम सेंटर्स दे डू टेल ओनली 40% एंड दे आर ऑल्सो गिविंग द गुड रिजल्ट्स. मैम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे PCOS एंड PCOD के लिए? Ma'am, see, again, I will say use of low glycemic index food. Like these girls should like cut the carbohydrates in their diet and start eating more of a protein and high fiber intake in their diet. They should take cereals and green vegetables. Also, they should exercise. Like as per WHO, it is 150 hours a week one should exercise in a week. That is, I don't think so, it's too much. Okay. And also we should maintain our lifestyle so that to prevent this PCOD. Ma'am, kindly explain us the 4-pillar method. This 4 pillar is to Yes. like you can say to eat healthy, and one is stay a stress-free life by using Yes. other techniques like you can girls should be taught to do yoga and meditation, about eating healthy, about exercising daily, all this, and taking the medications as per the need. इसके लिए भी कोई एज डिफाइन है कि इस एज के पर्सन को हो सकती है? बिल्कुल मैम. मोस्टली एडोलेसेंट गर्ल्स में होती है ये. ओके. और बट सी दिस इज अ मेजॉरिटी, बट टिल द मेनोपॉज किसी यंग फीमेल्स में हो सकती है. टिल द 45-50 ईयर्स ऑफ एज किसी में भी हो सकती है ये प्रॉब्लम. मोस्टली जो अनमैरिड एडोलेसेंट फीमेल्स होती हैं उनमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में HPO एक्सिस जो होता है हमारा होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस होता है, वो मैच्योर हो रहा होता है, तब मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आती है बच्चियों में. मैम मेनोपॉज एक नेचुरल ही अपना कंडीशन है, बिल्कुल. लेकिन प्री मेनोपॉज से हमें क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं फीमेल्स को? मैम इसमें काफ़ी सारी सिंस ना हमारे एग्स जो होते हैं वो डिप्लीट हो रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं, इनफैक्ट मेनोपॉज पे आके ख़त्म हो जाते हैं. तो इसमें क्या होता है कि ये बड़ा मेन रोल प्ले करती हैं हार्मोन्स को डिफाइन करने में. लेडीज़ की मूड स्विंग्स में थोड़ा मूड स्विंग्स रहता है, एंगर इश्यूज़ रहते हैं, हॉट फ्लैशेस जैसे त्रेलियाँ आना, अंदर बैठे हुए घबराहट होना, और कुछ भी खाया ना जाना, चिड़चिड़ापन रहना, ये सब प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स ही होते हैं मैम. जैसे मोस्टली ये फीमेल्स की बॉडी पे कैसे इफेक्ट करते हैं? ये सिंस जैसे ये है हार्मोन्स जो होते हैं ये अब ओवरी से रिलीज होते हैं, और इसके लिए ये हमें मेडिसिन भी लेनी चाहिए प्री मेनोपॉज? बिल्कुल मैम ज़रूर लेनी चाहिए. इसकी मेडिसिन बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, उससे ये सिम्टम सारे कंट्रोल हो जाते हैं. समटाइम्स हमें लगता है कि ऐसे ही स्ट्रेस हो रहा है, इस वजह से हम ऐसे हो रहे हैं, बट वो इतना बढ़ता जाता है कि फिर इतना मतलब मेडिकल मैनेजमेंट भी इतना काम नहीं करती. एक बेसिक एज क्या है मेनोपॉज की? इट इज़ 45 to 55 ईयर्स एनी टाइम. ओके. और ये ऐसा होता है, डिसाइड करता है कि आपके मदर को कब आए थे प्री मेनोपॉजल, मतलब कब उनका टाइम था, तो उसी से इट इज़ काइंड ऑफ अ जेनेटिक ऑल्सो. जिस टाइम पे आपको आपकी फैमिली में होगा उसी के अराउंड होगा, लेकिन द सेट एज इज़ अराउंड 50 इज़ द राइट एज, और 45 to 55 ईयर्स इट कैन हैपन एनी टाइम. मैम स्ट्रेस का क्या इफेक्ट है वुमेन फर्टिलिटी पे? स्ट्रेस का मैम बहुत बड़ा फैक्टर है. स्ट्रेस जो है वो अपने हार्मोन्स को रेगुलेट करता है. एक बार स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज हो, आजकल हम बोलते हैं एक्सरसाइज करो,
फर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को भी मैं ये बोलती हूँ कि आप अपना वॉक करनी शुरू करो, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करो। उससे क्या होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस के रिलीज़ होने से बैड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, कॉर्टिसोल वगैरह, वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं प्रेगनेंसी होने में, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन्स वगैरह को। तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं, पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम रहती है। योगा, मेडिटेशंस, ऐसी थेरेपीज़ भी होती हैं, ये ज़रूर सबको अटेंड करनी चाहिए, सो डैट कि स्ट्रेस फ्री अगर रहेंगे तब भी फर्टिलिटी अच्छी रहेगी। आजकल का मेजर इशू ये भी बन रहा है, स्ट्रेस की वजह से भी है, लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है कि लोगों को अपने लिए टाइम ही नहीं है, जिसकी वजह से मोस्टली फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। हम मेडिसिन पे मेडिसिन लेते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि डूइंग दिस स्मॉल प्रैक्टिसेस, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इससे हम रिलीव हो सकते हैं। मैम, कोई ऐसे सजेशन आप मेल्स को देना चाहें जिससे कि आप कहें कि आप अपने फीमेल पार्टनर का ध्यान रखें? बिल्कुल मैम, देखो मेल्स पे ही डिपेंडेंट होता है पूरा फैमिली इन्वायरमेंट, मुझे ये लगता है। अगर फीमेल्स को जैसे स्ट्रेस है, कुछ भी है, मुझे लगता है कि पार्टनर्स को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उस चीज़ में हेल्प आउट करना चाहिए, मतलब गो फॉर फ्रीक्वेंट आउटिंग्स एंड आई मस्ट से कि डू नॉट ईट अनहेल्दी। मतलब वन शुड गो फॉर वॉक रेगुलरली, एक्सरसाइज रेगुलरली, यू हैव अ पार्टनर. Partners can help in that way, giving the emotional support. They can help their partners. I think males can be the best guide for the females, both for vice versa, I can say both should guide each other. तो इस चीज़ में ये है कि जिस पार्टनर में भी आपको लगे तो फिर इस चीज़ में हेल्प आउट करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक को रिलैक्स करने में योगा करवाओ, मेडिटेशंस करवाओ, यही, और बहुत सारे सेंटर्स खुल गए हैं, वो सब डाइटरी मैनेजमेंट करो, अपने आप वो सब सेटल डाउन करो। मैम, एक लड़की को पता चलता है कि उसको पीसीओडी है, तो उसकी क्या एक टर्म हो सकती है, कितनी देर में वो ठीक हो सकता है पीसीओडी? मैम डिपेंडिंग है इस चीज़ में कि उसका वेट कैसा है, कितना कोर्स टाइम है कि इसमें आप मेडिसिन देते हो कि ये हो जाता है? इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी को तो एक कोर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के 2-3 साल भी निकल जाते हैं। द हाउ मच द पेशेंट इज सीरियस फॉर हिज कंडीशन, ये भी डिपेंडेंट है। अब किसी फीमेल बच्चे को तो लगता है कि ऐसे ही बोली जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे को तो थोड़े बहुत दाने हुए हैं, थोड़े बहुत ही मेरे पीरियड्स इरेगुलर है, ज़्यादा इरेगुलर नहीं है। ओके। अगर ऐसी सब चीज़ें हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं उसमें, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। वन शुड बी क्वाइट सीरियस अबाउट इट वंस दे गेट टू नो द रूट कॉज, दिस इज माई रूट कॉज, एज इफ द पेशेंट्स डिनाई द फैक्ट कि हम तो खाते ही नहीं बाहर से। तो ये तो हम कभी तो नहीं ना, हाँ कभी कभार, एंड दे आर द रेगुलर ईटर्स फ्रॉम आउटसाइड। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो उन्होंने खुद ही देखनी है। और इसमें बड़ा बेसिक सा है पीसीओडी, जिसने समझ ली ना इसकी जड़ ये है, हर पेशेंट में अलग अलग होगी, हम बता देंगे उनको, लेकिन उन लोगों ने थोड़ा अंडरस्टैंड खुद कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि नॉट मोर देन 2-3 मंथ्स इसका ट्रीटमेंट चलेगा। नहीं समझे तो इट विल गो लाइफ टाइम, इन्वॉल्विंग योर अडल्ट एज एज इनफर्टिलिटी, involving your old age as diabetes, hypertension and cardiac disease. These are the complications of this PCOD. ये PCOD आगे फर्दर कह रहे हैं कि इरेगुलर पीरियड्स, आप इरेगुलर पीरियड्स को थोड़ा प्लीज डिफाइन करेंगे हमारी जनता के लिए? बिल्कुल मैम, लेमैन के लिए इरेगुलर पीरियड्स, व्हाट इज इरेगुलर? बिल्कुल मैम, सी पीरियड्स जो होते हैं एवरी मंथ होते हैं, 30 डेज का साइकिल होता है, बट बीइंग अ मेडिको वी डोंट से कि 30 डेज इज द एग्जैक्ट नंबर, किसी को 24 डेज में आता है, किसी को 35 डेज में आता है, प्लस माइनस 7 to 8 डेज इज ओके। 30 डेज से -7 डेज हो जाएं या 30 डेज से +7 डेज हो जाएं, दिस इज ओके, मंथली इंटरवल जो हो गई। एंड फ्लो जो है जैसे 2 to 8 डेज इज नॉर्मल, किसी को 2 दिन हो रहा है उसको भी हम बोलेंगे नॉर्मल है, किसी के 5 डेज हो रहे हैं उनको भी हम बोलेंगे नॉर्मल है। और एवरी मंथ हो रहे हैं पीरियड्स, एंड द गर्ल इज यूजिंग 2 to 4 pads अ डे, दैट वी से एज अ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड इसमें कोई भी वेरिएशन है, 1 डे आ रहे हैं पीरियड्स, 15 डेज रह रहे हैं, दिस इज एबनॉर्मल। एंड इंटरवल कोई बोलता है 1.5 महीने बाद आते हैं मैम, मुझे तो 2 महीने बाद आते हैं, दवाई लेती हूँ तो आते हैं, नहीं तो आते नहीं है, दिस इज इरेगुलर।
बहुत ज़्यादा फ्लो है, मुझे घंटे घंटे में पैड चेंज करना पड़ता है, दिस इज़ इरेगुलर, यू शुड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। इस चीज़ में मतलब दिस इज़ लाइक वी से ना, व्हेन द पेशेंट इज सिक, हम बोलते हैं उसके वाइटल्स देखो, बीपी Yes, देखो, ma'am. पल्स देखो। फॉर अ फीमेल अंडरगोइंग दिस हार्मोनल प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल यू कैन से इज काइंड ऑफ अ वाइटल थिंग, इट इज़ अ बेसिक थिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें काफ़ी कुछ क्लियर कर देता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। मैम एक छोटा सा ओवरी में सिस्ट आजकल बहुत हो रही है, बिल्कुल मैम। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। मैम इसमें क्या होता है, ओवरीज में देर आर मैनी फॉलिकल्स, जो एवरी साइकिल में बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं। जो नॉर्मल साइकिल होता है उसमें क्या होता है कि जो मिड साइकिल होता है उसमें एक फॉलिकल ग्रो करता है, उसको हम डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं, उसमें से एग रिलीज होता है और यू कैन से कि इट हैपेंस एज अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। बट सिस्ट कब बनती है, जब वो एग रिलीज, ओव्यूलेशन नहीं हो पाती है, एग रिलीज नहीं हो पा रहा, या फॉलिकल्स जो है कोई एक डोमिनेंट नहीं हो पा रहा, सारे छोटे छोटे साइज के ही रह रहे हैं, तो ये सिस्ट बन जाते हैं। और ये इसकी सिस्ट की भी फर्दर काफ़ी क्लासिफिकेशन है। एक तो सिंपल सिस्ट होती है, ड्यू टू इन्फेक्शन हो जाती है, एक हेमरेजिक होती है, और कंसर्निंग जो होती है ये कैंसरस भी होती है सिस्ट। इसलिए वंस अ पेशेंट इज़ हैविंग अ सिस्ट तो इसको ज़रूर चेकअप करवाओ। इसके लिए हार्मोनल टेस्ट और सब जेनेटिक टेस्ट बने हुए हैं, वो करवाने चाहिए, बिकॉज उससे हमें क्लियर होता है कि कोई ऐसा हम कोई ऐसे कैंसर वाली साइड पे ना चले जाए। सिंपल है, हेमरेजिक है, तो उसका ट्रीटमेंट तो रेडिली अवेलेबल है। 1-2 कोर्स में विद इन 15 डेज यू विल बी फाइन, यू विल बी फ्री ऑफ योर सिस्ट। तो इसका मैम कोई इशू नहीं। कैंसर सिस्ट ना हो इसके लिए कोई वैक्सीन है? मैम सिस्ट के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ इस कैंसर HPV वैक्सीन्स हैं, बच्चों में देनी चाहिए। यू कैन से 8 to 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, HPV वैक्सीन्स किसको, कैंसर सर्विक्स को प्रिवेंट करता है। ये काफ़ी अच्छी वैक्सीन है। ये इसकी 3 डोजेज होती हैं, 0, 1 एंड 6 मंथ्स पे। ये सबको लगवान लेनी चाहिए। क्वाड्रीवेलेंट होती है वैक्सीन, वो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो इससे क्या होता है, इन फ्यूचर कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ये मुझे लगता है स्कूल्स में मतलब फीमेल्स को अवेयर करना चाहिए, पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए। दे शुड गेट देयर डॉटर्स वैक्सीनेटेड ऑफ HPV वैक्सीन, बहुत ज़रूरी है। लेट्स होप कि हमारे दर्शकों को आपकी नॉलेज से बहुत कुछ सीखने को मिला हो, कि हम उनको कुछ बता पाएँ कि PCOD और PCOS जो है वो एक इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। इसको सिर्फ सुन के मत छोड़ो, इसको आप जड़ तक जाओ, इसका इलाज करवाओ। ये कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है जो कि ठीक ही नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये भी नहीं हम कह सकते कि इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल प्रॉब्लम। यस मैम। आई थिंक कि सबको इस चीज़ के बारे में कंसर्न्ड हो गए जब हम इस चीज़ को Yes. लेके, तो यू कैन गेट रिड ऑफ। मेन तो अवेयरनेस अगर होगी हर बिल्कुल मैम, किसी को मुझे कि लगता है कि फीमेल्स को बेसिकली उनको एक्टिव रखो, स्टे एक्टिव ऑलवेज। यस ठीक है, यू शुड ऑलवेज टेक अ प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप इज ऑल्सो नेसेसरी, यस बट एक्टिवनेस इज ऑल्सो अ नीड ऑफ द आवर। ये भी बहुत Yes, जरूरी है। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। ओके जी।